नाजरीन, ईरान ने मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है। इसराइल का वो खुफिया और सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन हथियार जो कि वो मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत से ममालिक के ऊपर इस्तेमाल कर चुका है, अब ईरान ने इसराइल के अंदर घुस कर उस तक रसाई हासिल कर ली है, उसका इस्तेमाल कर दिया गया है। और इसराइल के वो खुफिया एटमी मकामात, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जहाँ पर वो अपना एटमी प्रोग्राम तैयार कर रखा था, उनकी जो खुफिया मालूमात है वो अपने कौमी टीवी चैनल के ऊपर चला दी गई हैं। आज की वीडियो में इसके मुतालिक तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि आखिर ईरान ने यह कारनामा कैसे सर अंजाम दिया है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता के अंदर इसराइल का जोर टूटता हुआ अब नजर आ रहा है। ईरान का एक धमाकेदार जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। अब क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन किराम, जेनज़ीज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद अब भारत के ऊपर भी हावी हो चुके हैं। मोदी के दफ्तर को आग लगा दी गई है और लद्दाख के अंदर इस वक्त बहुत ही शदीद किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज फूट चुके हैं और पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनको उल्टा दिया गया है, शदीद झड़पें जारी हैं। आखिर लद्दाख में नौजवानों के मुतालबात क्या हैं? मोदी ने कौन सा काम आज से 6 साल पहले किया था जो कि अब उसके सामने आ रहा है और जो कि एक खौफनाक तस्वीर जो है उसको दिखा रहा है। आज की वीडियो में यह भी आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से पाक सऊदी जो मुआहिदा है उसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क की एंट्री होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बात करने वाला हूं किसी अरब मुल्क की, लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार ईरान ने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है इस मुआहिदे के अंदर शिराकतदार बनने के लिए। क्या कहा गया है ईरान की जानिब से, आज की वीडियो में यह भी आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अगले महीने सऊदी अरब से कौन सी अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान आ सकती है, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हासिल होगा। लेकिन इन सब की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के अंदर से एक धमाकेदार खबर यह सामने आई है, बल्कि खबर नहीं, विजुअल्स और सबूत सामने आए हैं जिसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनका जो स्पाइंग नेटवर्क है उसने एक बहुत बड़ा धमाका इसराइल के लिए किया है और इसराइल की जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो खुलकर सामने आ चुकी है। कुछ माह पहले हमें यह बताया गया था कि ईरान ने इसराइल के जो खुफिया दस्तावेजात हैं उन तक रसाई हासिल कर ली है, लेकिन अब वो दस्तावेजात और उनके जो साइंसदान हैं जो कि इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे, उनके एटमी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी भी तमाम तफसीलात उनके नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पर नशर कर दी गई हैं और तकरीबन 189 के करीब उनके जो एटमी प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले अफराद थे, उनके जो मुकामात हैं, उनके एड्रेस जो हैं, उनके जो नाम पते सब कुछ जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ईरान ने ये बहुत बड़ा धमाका जो है वो इसराइल के लिए कर दिया है। एक सेटबैक है मशरिक़ वस्ता के अंदर, क्योंकि ये इसराइल की सबसे बड़ी पावर थी। हमने हालिया देखा कि जब ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग हुई तो उसके अंदर जो ईरान के खिलाफ इसराइल की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई वो यही एक खुफिया नेटवर्क था, स्पाइंग नेटवर्क था जो कि ईरान के अंदर काम कर रहा था और सबसे पहले उसने घुस के ईरान का जो दिफाई निज़ाम है उसको डिसमेंटल किया और जब वो हो गया तो फिर इसराइल ने अटैक किया। अब लगता यह है कि ईरान ने भी इसराइल के इस वाले हरबे से सबक सीखा है और उस 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान ने भी यही फैसला किया था कि जिस जुबान में ये हमारे साथ जो है वो पेश आते हैं अब हम उसी जुबान के अंदर इनको जवाब देंगे। और अब ईरान ने अपनी जो स्पाइंग गेम है उसको उठा दिया है, इसराइल के अंदर स्पाइंग की गई और बताया जा रहा है कि ईरान की जो खुफिया एजेंसी है उसने इसराइल के अपने ही लोग उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं और उनको कुछ पैसे दिए गए, उनकी जो भी ज़रूरियात थी उनको पूरा करके उनके ज़रिए तमाम तर खुफिया मालूमात जो हैं वो हासिल की गई हैं। और अब जो इसराइल का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको डायमोना के नाम से हम लोग जानते हैं, इस जंग के अंदर भी उसका तस्करा आपने सुना होगा, उसको भी जो है वो उस तक की तमाम जो तफसीलात हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं और बाकायदा उनको नशर कर दिया गया है एक फिल्म की सूरत में जिसका नाम रखा गया है स्पाइडर्स लेयर और ये उनके कौमी टीवी चैनल के ऊपर नशर की गई है। दोस्तों, इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब के मुताबिक दस्तावेजात में 189 एटमी और फौजी माहिरीन के मुकम्मल नाम, उनके जाती कवाइफ, पते और पेशा वराना रवाबत तमाम के तमाम हासिल कर लिए गए हैं। ये फहरिस्त अब भी वसी की जा रही है क्योंकि ईरानी माहिरीन मजीद मवाद पर काम करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ये इंकिशाफ ईरानी कौमी टीवी पर नशर होने वाली दस्तावेजी जो फिल्म है उसके अंदर किया गया है। वजीर के मुताबिक ये दस्तावेजात अमरीकी और यूरोपीय साइंसदान को भी बेनकाब कर रही हैं जो कि इसराइल के साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे थे। ईरानी इंटेलिजेंस ने एक पेचीदा और कसीर सतही ऑपरेशन के जरिए इसराइल के इंतहाई खुफिया निज़ामों में घुसकर ये मालूमात हासिल की है और इसमें एटमी, फौजी, इंटेलिजेंस और साइंसी शोबों की खुफिया मालूमात भी शामिल है। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक ईरान ने सिर्फ 1% तक की जो मालूमात
मालूमात है वो रिलीज की है। बाकी जो मालूमात ईरान ने हासिल कर ली हुई है इसराइल की, वो अभी रिलीज होना बाकी है। जब वो होगी तो फिर इसराइल का जो जोर है मशरिक वुस्ता के अंदर वो मुकम्मल तौर पे टूट जाएगा, क्योंकि इसराइल अपने इसी हथियार को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर जो जासूसी है वो करवाया करता था। अभी जो कतर के अंदर अटैक हुआ वो भी एक जो है इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, लेकिन तुर्की की जो इंटेलिजेंस है उसने इसराइल की जो इंटेलिजेंस थी उसको ओवरकम कर लिया, इसीलिए जो कतर वाला सारा मामला है वो खटाई में पड़ गया और वो अटैक इनका फेल हो गया। और इसी तरह दीगर जो मुमालिक हैं, सऊदी अरब, दीगर मुमालिक, इनके अंदर भी जो इंडिया है और अफगानिस्तान है, इनके साथ मिलके इनके बशिंदों को इस्तेमाल करके इसराइल जो है वो अपना एक स्पाइंग नेटवर्क रखता है और उसको इस्तेमाल करके तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल करता है। लेकिन एक और अहम तरीन मुद्दा जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से उठाया गया है और वो ये था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि तमाम तर दुनिया के एटमी प्रोग्राम्स के ऊपर नजर रखती है, उनकी निगरानी करती है, उनके जो चीफ हैं उनकी भी जासूसी इसराइल कर रहा था और उनका जो मोबाइल है वो भी हैक कर रखा था। और यूं ही शायद जो ये 12 रोज़ा जंग हुई उसके अंदर ईरान ने ये बात की थी कि हम लोग ताउन नहीं करने वाले इस वाली एजेंसी के साथ, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी मालूमात इसराइल तक पहुंचा रही है। और शायद इसराइल भी इसी तरह से जो ईरान के न्यूक्लियर पॉइंट्स थे उनको प्रिसाइसली अटैक कर पा रहा था। और ये तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो उस जो एनर्जी एजेंसी है उसके जरिए ही इसराइल तक पहुंच रही थी। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद ना प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन इसराइल ने उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो मोबाइल्स हैं, उनको हैक कर रखा था। दोस्तों, जहां पर ईरान ने एक बहुत बड़ा सेटबैक इसराइल को पहुंचा दिया है, वहीं पर लद्दाख के अंदर भी मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6 साल से वहां पे नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, अपने आईनी हकूक जो है वो मोदी सरकार से मांग रहे हैं। हुआ क्या था वो आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मौजूदा सूरत हाल है वो जान लीजिए। उसके अंदर सबसे पहले अभी जो एहतजाज हो रहा है वो खुद मुख्तारी और अपने जो रियासती दर्जे की हसूल है उसके लिए लद्दाख के नौजवान, उनके जो जेनजीज हैं वो बाहर निकले हुए हैं। और बिल्कुल श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वाली सूरत हाल इस वक्त लद्दाख की सड़कों के ऊपर हमें नजर आ रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लेह शहर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई है, मोदी की पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी गई है। मुजाहिरीन ने पुलिस की एक गाड़ी भी जलाकर रख दी है और पुलिस ने हजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। लहा के एक पुलिस अफसर ने एएफपी को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हलाकते 5 और जख्मियों की तादाद दर्जनों में हो चुकी है। एक और पुलिस एहलकार रेगजन सोंगडाप ने कहा कि जख्मियों में आम शहरियों के साथ पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और वो जो जेनजीज हैं जिन्होंने रिसेंटली श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब बर्पा किया, अब बिल्कुल वही चीज जो है वो इंडिया के अंदर, लद्दाख के अंदर होती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो फिगर्स हैं जो कि इंतहाई डेंजरस हैं मोदी सरकार के लिए, जिसकी वजह से मोदी इनको इनके हकूक नहीं दे रहा। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख की जो कुल आबादी है वो 3 लाख है और इसके अंदर से तकरीबन निस्फ जो है वो मुसलमानों की है और उसके बाद 40% जो है वो बुद्ध मत को फॉलो करने वाले हैं। तो वहां पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। और अब हुआ ये था कि आज से तकरीबन 6 साल आप पीछे चले जाएं तो 2019 के अंदर आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 के नाम से एक अमेंडमेंट की गई थी और मोदी सरकार ने वो की थी, जिसके बाद हुआ ये था कि कश्मीर का जो स्टेटस है वो एक रियासत का कर दिया गया था, उसको एक रियासत का दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद जो लद्दाख है उसको ये स्टेटस नहीं दिया गया और लद्दाख जो है वो डायरेक्टली न्यू दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर आ गया, उसके ज़ेरे इंतजाम आ गया। लेकिन उसके बाद वहां के लोगों के अंदर ये तहफ्फुज़ात पैदा होना शुरू हुए कि भाई हमारे ऊपर डायरेक्टली न्यू दिल्ली काबिज है ना, हमारे इलेक्शन वगैरह का कोई मामला इस तरह से हो सकता है। और ये मुसलमान आबादी वहां पर होना ये सबसे बड़ी वजह है कि मोदी ये नहीं करने देना चाहता, क्योंकि अगर वहां पर इलेक्शन वगैरह हुए तो ये मुस्लिम आबादी जो है वो अपना एक मुस्लिम हुक्मरान ही जो है वो चुनेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब डायरेक्टली ये न्यू दिल्ली के अंडर आ रहा है और न्यू दिल्ली के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर काबिज हैं और वो यहाँ पर अपना हुक्म चलाते हैं, जिनको मुस्तरद करते हुए अब वहाँ के नौजवानों ने ये एहतजाज शुरू किया है, वो अपने हकूक मांग रहे हैं। शुरू ये एहतजाज इसी बात पर हुआ था कि हमें एक अलग जो रियासती दर्जा है वो चाहिए, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे मसाइल, एक लावा पकड़ा होता है, वो भी अब फटता हुआ में नजर आ रहा है कि समाजी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है। अब ये हकूक भी जो नौजवान है वो मांगते हुए हमें नजर आ रहे हैं और इसीलिए सूरत हाल जो है वो इंतहाई तो जो है वो बिगड़ चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक तारीखी मुआहिदा हुआ है उसके अंदर एक और मुस्लिम मुल्क भी एंट्री मारने जा रहा है, दिलचस्पी का इजहार कर दिया गया है
और वो कोई और नहीं, हमारा ही हमसाया ईरान है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये जो दिलचस्पी का इजहार है, या आप यूँ कह लीजिए कि एक इशारा है, वो कर दिया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है इसका हम लोग खैर मकदम करते हैं, और ये इस खित्ते के अंदर एक नए सिक्योरिटी निज़ाम का जो है आगाज़ है, उसकी इब्तिदा होने वाली है। आप इनके बयान को ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईरान इसके ऊपर खुश हुआ है। अगर खुश हुआ है तो फिर ये हो सकता है कि ईरान भी इसका हिस्सा बन जाए। अगर उसको ऑफर की जाए कि आकर आप लोग इस मुआहिदे के अंदर शामिल हो जाएं, तो ईरान एक सेकंड भी नहीं लगाएगा और इस मुआहिदे का हिस्सेदार बन जाएगा, क्योंकि अब की बात जो दुश्मन है वो ईरान और सऊदी अरब का साझा है। इजराइल की मैं बात कर रहा हूं, इजराइल से सऊदी अरब को भी खतरा है और उसी के साथ साथ ईरान को भी शदीद खतरा है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद शहजादा पाकिस्तान आने वाले हैं। रिसेंटली हमने आपको एक खबर दी थी कि जब भी दिफाई मुआहिदा हुआ है तो उसके बाद ये सिर्फ दिफाई मामला तक महदूद नहीं रहेगा, इसके अंदर हमारे जो माशी मामलात हैं वो भी इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, और एक सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा और उसके अंदर जो उनकी कारोबारी कम्युनिटी है वो शामिल होगी। अब उसके साथ ही बताया जा रहा है जो वज़ीर आज़म के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की कि जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी पाकिस्तान अगले महीने या फिर उससे अगले महीने, ये डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन वो आने वाले हैं पाकिस्तान। तो ये एक इंतहाई अहम दौरा होगा और इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका जो इस्तकबाल है वो देखने लायक होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।